आज के सोशल मीडिया एज में हम जानते हैं कि हमें वियर्ड और अनवांटेड मैसेजेस से कैसे डील करना है। हम ट्विटर पे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ये मैसेज किसी रैंडम ट्रोल से नहीं बल्कि सीधा हेल से आ रहा हो। अगर आप मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीजा बोर्ड आपका बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इन चीज़ों के साथ कोई भी ब्लॉक बटन नहीं आता। हो सकता है कि आप किसी शांत स्पिरिट से कांटेक्ट करने जाएं और आपका सामना हेल के सबसे बड़े डीमन के साथ हो जाए। आई थिंक ये बहुत डरावना हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वीजा बोर्ड्स के बारे में। ये इतने पॉपुलर क्यों हैं और इनके पीछे की क्या मिस्ट्री है, क्या ये एक्चुअल में काम करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हर वीजा बोर्ड में सारे A to Z अल्फाबेट्स और 1 to 9 नंबर्स लिखे होते हैं। कुछ केसेस में टेक्स्ट जैसे कि यस, नो, हेलो और गुड बाय भी लिखा होता है, इन केस स्पिरिट्स बात करने के मूड में ना हो तो। इसे यूज करने वाला अपनी फिंगर्स को एक प्लास्टिक पॉइंटर पे रखता है जिसे प्लेंचेट कहते हैं। वो बोर्ड के सेंटर में होता है। थोड़ी देर में वो प्लेंचेट अपने आप ही मूव करने लगता है, होपफुली जब उसे दूसरी साइड से मैसेजेस मिलने लगते हैं। ये नाम वीजा बोर्ड एक टॉय कंपनी हैस्ब्रो का ट्रेडमार्क है। बट ये बात थोड़ी वियर्ड है कि एक ऐसा बोर्ड जो स्पिरिट से कांटेक्ट करता है उसका एक टॉय कंपनी से क्या लिंक। लेकिन वीजा बोर्ड की हमेशा से ही ये रेपुटेशन नहीं थी। स्पिरिट बोर्ड्स या फिर टॉकिंग बोर्ड्स विक्टोरियन एरा से ही लोग यूज करते आ रहे हैं और डेड लोगों से बात करने का ट्रेंड तो उससे भी पहले से था। इस तरह की ऑटोमेटिक राइटिंग का मेंशन चाइना में 11th सेंचुरी AD में हुआ था और हिस्टोरियंस की माने तो सिमिलर प्रैक्टिसेस इंडिया, ग्रीस, रोम और यूरोप में भी थी। लेकिन मॉडर्न डे वीजा बोर्ड की स्टोरी 19th सेंचुरी अमेरिका में शुरू हुई। स्पिरिचुअलिज्म यूरोप में काफी पहले से ही पॉपुलर था, लेकिन 1848 न्यूयॉर्क से वर्ल्ड ने इसे नोटिस करना शुरू किया। ये सब काफी हद तक फॉक्स सिस्टर्स से शुरू हुआ, जो कि क्लेम करती थी कि उन्हें मिस्टर स्प्लिटफुट की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है। फॉक्स सिस्टर्स की स्टोरी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और वो पहली स्पिरिचुअलिस्ट बनी जो पेइंग ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती थी। वो लोगों के सामने एक एक्टिविटी परफॉर्म करती थी जिसे वो टेबल टर्निंग कहती थी, जिसमें लोग अपने हाथ एक छोटी सी टेबल पर रखते थे और वो टेबल अपने आप हिलने लगता था और वीजा बोर्ड पे ऑटोमेटिक राइटिंग शुरू हो जाती थी और स्पिरिट वर्ल्ड के मैसेजेस स्पेल आउट होने लगते थे। ये एक्ट काफी फेमस हुआ, जिससे उन सिस्टर्स ने काफी फेम और पैसा भी कमाया। स्पिरिचुअलिज्म की स्टोरीज न्यूज़पेपर में छपने लगी और 1886 में एक प्रेस ने टॉकिंग बोर्ड के नाम से एक आर्टिकल लिखा, जो उस टाइम कई स्पिरिचुअलिस्ट यूज करने लग गए थे। मैरीलैंड के रहने वाले चार्ल्स केनार्ड ने जब उस आर्टिकल को पढ़ा तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का सोचा। 1890 में उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम केनार्ड नोवेल्टी और उसके साथ उसने लोकल पेटेंट अटर्नी और इन्वेंटर एलाइजा बॉन्ड को हायर किया। जल्द ही उन लोगों ने एक कमर्शियल यूज के लिए एक बोर्ड पे काम करना शुरू कर दिया। एंड फन फैक्ट, अगर आप एलाइजा बॉन्ड के ग्रेव स्टोन पे देखोगे तो उसके पीछे आपको वीजा बोर्ड मिलेगा। अब प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वियर्ड प्रोडक्ट को क्या नाम दे। लेकिन एलाइजा बॉन्ड ने इसका काफ़ी ही क्रीपी एक्सप्लेनेशन दिया है। उनके हिसाब से उनकी सिस्टर इन लॉ हेलेन पीटर्स, जो उस कंपनी में शेयर होल्डर थी और वो एक स्पिरिचुअलिस्ट भी थी, उनका मानना ये था कि अगर इस प्रोडक्ट को कोई नाम दे सकता था तो वो खुद वो बोर्ड था। तो उन्होंने एक प्रॉपर सेटअप बनाया और उस बोर्ड से पूछा कि वो अपने आप को क्या कहलवाना चाहता है, और उस टॉकिंग बोर्ड ने जवाब दिया वीजा। आज ये नाम काफ़ी आइकॉनिक है, लेकिन उस टाइम पर एलाइजा और हेलेन श्योर नहीं थे, वो काफ़ी कंफ्यूज थे। तो उन्होंने बोर्ड से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो वो बोर्ड जवाब देता है गुड लक। उनके हिसाब से ये जवाब स्पिरिट वर्ल्ड से आ रहा था, तो उन्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। वेल, कोइंसिडेंटली जिस टाइम ये एक्टिविटी हो रही थी, हेलेन ने एक लॉकेट पहना हुआ था जिसमें एक औरत की फोटो थी जिसका नाम वीजा था। पर ये एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है, चाहे जैसे भी ये नाम पड़ा हो। हेलेन को बोर्ड की पावर पर पूरा भरोसा था। जब हेलेन के घर पे कुछ ज्वेलरी की चोरी हुई तो उसने बोर्ड से चोरी करने वाले का नाम पूछा एंड बोर्ड ने तुरंत ही उसके एक रिलेटिव का नाम उसे बता दिया। जब हेलेन ने अपने रिलेटिव
सिबलिंग्स को कन्फ्रंट किया तो उसकी फैमिली टूट गई और हेलेन को अपने सारे शेयर्स भी बेचने पड़े। मरते दम तक उससे जब वीजा बोर्ड के बारे में पूछा जाता था तो वो कहती है कि वीजा बोर्ड यूज मत करना, ये झूठ बोलता है। फैमिली आर्ग्यूमेंट को भूल जाते हैं। अब इस मिस्टीरियस टॉकिंग बोर्ड को एक नाम मिल चुका था, लेकिन जब एलाइजा बॉन्ड उस प्रोडक्ट का पेटेंट कराने गई तो चीफ पेटेंट ऑफिसर ने बोर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन मांगा और कहा कि वीजा बोर्ड उसके नाम को स्पेल आउट करे। अब इसे चाहे हॉरर कहिए या फिर मिरेकल, वीजा बोर्ड ने वैसा ही किया। पेटेंट ऑफिसर ये सब देखकर दंग रह गया था। फरवरी 1891 में बॉन्ड को पेटेंट मिल गया था और उसी टाइम पर न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइजमेंट्स आने लगी थी। वीजा एक अनोखा बात करने वाला बोर्ड। एक एड में तो ये भी प्रॉमिस किया गया था कि ये बोर्ड लिंक है लिविंग और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का, वो भी सिर्फ $1.5 में, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी डील थी। काफी लोगों ने इस बोर्ड पर यकीन करना शुरू कर दिया था और केनार्ड कंपनी काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये बोर्ड्स बेचना शुरू कर देती है। 1892 में केनार्ड एक और फैक्ट्री बाल्टीमोर में, 2 न्यूयॉर्क में, 2 शिकागो में और एक लंदन में खोल देती है। एड्स के अलावा एक ऐसी चीज थी जो कि इस बोर्ड की सेल्स बढ़ा रही थी और वो था लोगों का पेन। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वीजा बोर्ड की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई और उसी के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया एंड जब सारे बिजनेसेस नुकसान में चल रहे थे तो वीजा बोर्ड की सेल्स काफ़ी ही ज़्यादा बूम पर थी। इस तरह की और भी काफ़ी सारी ट्रेजेडीज हुई, लेकिन वीजा बोर्ड की सेल्स में कभी भी कोई कमी नहीं रही। 1966 में पार्कर ब्रदर्स ने वीजा बोर्ड्स के राइट खरीद लिए और 1967 में यूएस वियतनाम वॉर शुरू हो गया और उसके साथ ही यूएस में दंगे भी शुरू हो गए। उस दौरान में 2 मिलियन बोर्ड से भी ज्यादा की सेल हुई। जब रियल वर्ल्ड जल रहा था तो लोग डेफिनेटली स्पिरिट वर्ल्ड में शांति ढूंढ रहे थे, लेकिन 1973 में जब द एक्सॉर्सिस्ट रिलीज हुई तो कुछ चेंज हुआ। लोग वो मूवी देखकर थिएटर में बेहोश हो रहे थे, कुछ चिल्लाकर भाग रहे थे या कुछ वॉमिट कर रहे थे। वो मूवी दुनिया में काफी नाम कमा रही थी और उसी टाइम वीजा बोर्ड इविल स्पिरिट से कनेक्ट करने का एक मीडियम बन गया था। द एक्सॉर्सिस्ट एक 12 साल की लड़की की कहानी है जो कि वीजा बोर्ड यूज करने के बाद एक डीमन पजुजू से पोजेस्ड हो जाती है, लेकिन ये स्टोरी एक्चुअली में एक 13 साल के लड़के रोलन डो की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि माना जाता है कि 1949 में इविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो गया था। स्टोरी के मुताबिक रोलन एक नॉर्मल लड़का था जिसकी आंटी ने उसे वीजा बोर्ड यूज करना सिखाया था। द एक्सॉर्सिस्ट की रिलीज के बाद काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप्स थे जिन्होंने इस वीजा बोर्ड को शैतान से कांटेक्ट करने का मीडियम बताया था और काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप्स ने इसे बैन करने की भी डिमांड की। 2001 में न्यू मैक्सिको में कई फंडामेंटलिस्ट ने इस वीजा बोर्ड को जलाया क्योंकि वो इसे एक तरह का विच क्राफ्ट मानते थे, मगर मुझे लगता है कि उनका मोटिव सिर्फ जॉब सिक्योरिटी था, क्योंकि अगर कोई अमेज़ॉन से वीजा बोर्ड खरीद कर स्पिरिट से बात कर लेगा तो स्पिरिचुअलिस्ट्स के पास कौन जाएगा। अक्टूबर 2020 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पॉल मास्टर्स ने वार्न किया था कि वीजा बोर्ड को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही यूज करना चाहिए, अदरवाइज हेल के गेट्स खुल जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी इसे काफ़ी टाइम से झूठ बता रही है। ये सिर्फ एक इडियोमोटर इफेक्ट है जो कि बोर्ड यूज करने वाले के अनकॉन्शियस मसल मूवमेंट की वजह से होता है और इसी वजह से ही प्लेनचेट बोर्ड पर अपने आप मूव होने लगता है। ये इफेक्ट विलियम कारपेंटर ने 1852 में इन्वेस्टिगेट किया था जब उन्होंने टेबल टर्निंग वाले एक्ट को डीबंक किया था। आज के रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करते हैं। 2003 में प्रोफेसर टेरेंस हाइंस ने ये दिखाया कि मसल मूवमेंट जो कि प्लेनचेट को मूव करता है ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो स्पिरिट्स कर रही हों। उनका एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो मैसेज रिसीव होता है वो सिर्फ पार्टिसिपेंट के दिमाग में चल रहा होता है, जैसे सब्सक्राइब टू एक्सप्लोर विद नैट्स या फिर लाइक दिस वीडियो। तो जी हाँ, साइंटिस्ट यूजुअली इस बात पे यकीन नहीं करते कि वीजा बोर्ड से स्पिरिट्स या आत्माओं से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, लेकिन कई लोग इसका दूसरा यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने एक रिसर्च की जिसमें वीजा बोर्ड्स की यूज करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि माइंड कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इस रिसर्च से ये पता लगा कि सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी स्मार्ट होता है
साइंटिस्ट अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन वीजा बोर्ड्स के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया जा सकता है। वहीं क्रिएटिव लोग इसका काफ़ी टाइम से फ़ायदा उठा रहे हैं। पुलित्ज़र प्राइज विनर जेम्स मेरिल ने अपनी एपिक पोएम द चेंजिंग लाइट एट सैंडओवर को वीजा बोर्ड का यूज करके लिखा था। 1917 में वीजा बोर्ड की राइटिंग का एक काफ़ी वेल नोन एग्जाम्पल है, जब एमिली ग्रांट हचिंग्स ने ये क्लेम किया कि उनकी बुक ज़ैप हेरॉन को मार्क ट्वेन ने लिखा था, जबकि मार्क ट्वेन सालों पहले ही मर चुके थे। हचिंग्स कन्विंस्ड थी कि उनकी कई बार मार्क ट्वेन से वीजा बोर्ड के थ्रू काफी लंबी बात हुई है। जब मार्क ट्वेन की बेटी ओलिविया ने हचिंग्स को शो किया तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। वीजा बोर्ड्स को हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है और हैरानी की बात यह है कि इन मूवीज के को प्रोड्यूसर हैस्ब्रो हैं, जो कि वीजा बोर्ड्स के ही ओनर हैं। और जब भी कोई फेमस हॉरर मूवी आती है तो इन वीजा बोर्ड्स की सेल बढ़ जाती है। आज तक लोगों का फैसिनेशन वीजा बोर्ड के लिए कम नहीं हुआ है, चाहे आप मानते हो या ना मानते हो। मगर आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि इस बोर्ड को यूज़ करने में थोड़ा डर तो लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर आप 21st सेंचुरी के हैं और वीजा बोर्ड यूज़ करना नहीं चाहते तो आजकल वीजा बोर्ड ऐप्स भी आ गई हैं। यूज़ करने से पहले ये ध्यान रहे कि ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।